कर दूं फिर मैं स्टार्ट सर क्लास? ठीक है। अच्छा, तो कल किया था अपवन वेग। अपवन वेग, ये फॉर्मूला हो गया था, बता दिया था। अपवन वेग के अंदर कल क्या किया था कि फिर हमने देखा था इस फॉर्मूले से, देखा अपवन वेग किस किस पे निर्भर करता है। ई यानी विद्युत क्षेत्र पर। किस पे? विद्युत क्षेत्र। किसका विद्युत क्षेत्र? जो विभव लगाया था, जो विभव लगाया उसके विद्युत क्षेत्र पे क्या करता है? डिपेंड करता है। फिर दूसरा कहा था कि वी डी जो अपवन वेग है वो टो पे निर्भर करता है, और टो क्या था हमारे पास? विश्रांति काल। याद है ना? अगर मैं इस वाले के लिए मैंने कल बता दिया था, इसका अगर मैंने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ कैसा मिला था? स्ट्रेट लाइन। किस किस का? एक तो वी डी का ग्राफ और एक ई का ग्राफ। इसका भी ग्राफ कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना? ये ग्राफ किसका है? वी डी का। और ये कौन सा है? टो का। हाँ या ना? इस बात को याद रखना कि जो टो है, कल किया था हमने विश्रांति काल, किस पे निर्भर करता है? विश्रांति काल। विश्रांति काल किस पे निर्भर करता है? कल क्या बोल रहा था? जो दाईं तरफ लिखा हुआ है उस पे बाईं वाली राशि डिपेंड करती है। ये वाला उल्टा डिपेंड नहीं करता, ये वाला इस पे डिपेंड करता है। ये वाली चीज इस पे डिपेंड करती है। उल्टा मत बोल देना, नहीं होती है। लेकिन कल क्या बोला था? कल ये कहा था कि जो ये है वो डिपेंड करता है 1 अपॉन ताप पे। विश्रांति काल ताप पे निर्भर करता है। और ताप क्या होता है? आगे पता पड़ेगा। प्रतिरोध ताप पे निर्भर करता है। ताप क्या होता है? ताप क्या अनुगति सिद्धांत के अनुसार गति बढ़ा देता है? गति बढ़ाता है तो क्या प्रत्यास्थ टक्करें बढ़ाएगा? टक्कर बढ़ाता है ताप। ताप क्या बढ़ाता है? टक्कर बढ़ा देगा। और टक्कर बढ़ा देगा तो विश्रांति काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ या ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ताप, ताप पे कौन डिपेंड कर रहा है? विश्रांति काल। और विश्रांति काल पे कौन डिपेंड कर रहा है? अपवहन वेग। हो गया था यहाँ तक? चले आगे। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, वो इम्पोर्टेंट है। और ये है कि 10⁻⁴मीटर पर सेकंड वैल्यू होती है किसकी? विश्रांति, सॉरी अपॉन वेग की। बोला था। और इस पे एक सवाल भी पूछा था कि जो लाइट होती है ना हमारी, वो लाइट क्या करती है? स्पीड से चलती है। चलती है। और जबकि अपॉन वेग का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की तार के अंदर गति है। ये इलेक्ट्रॉन से तार के अंदर किस गति से जा रहा है? 10⁻⁴। यानी इसका मतलब तो बहुत स्लो होगी ना लाइट, तार के अंदर से। लेकिन फिर भी लाइट जलाते क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। इसका कारण तुम्हारे मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है। और क्या है कि हम जब ये विभव लगा रहे हैं, वोल्ट लगा रहे हैं, तो वोल्ट का फॉर्मूला ई डॉट डी आर या डी एल होता है, लंबाई। इस पे ध्यान दो ज्यादा कि ज्यादा कि जब भी विद्युत क्षेत्र लगाया है वो यानी विभव है। और ये विद्युत क्षेत्र जो होता है, ये वाला विद्युत क्षेत्र ई, ये सी के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। और ई ही क्या है वास्तव में? ई ही को हम लोग कहते हैं बल। एफ अपॉन क्यू वाला एक फॉर्मूला है, उससे क्या कहते हैं हम लोग? बल। तो अचानक से क्या करता है? धक्का लगता है किस पे? इलेक्ट्रॉनों पे। और वो धक्का स्पीड ऑफ लाइट से लगता है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धक्का पाकर क्या करेंगे? चलेंगे। चलने को क्या कहते हैं? त्वरण। तो कल त्वरण उत्पन्न हुआ था, याद है ना फॉर्मूले के अंदर? यानी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के अंदर। तो त्वरण क्या होता है? नियत। तो सारे इलेक्ट्रॉनों का त्वरण कैसा होगा? एक समान। और एक समान होंगे तो सारे के सारे एक साथ चलेंगे। और एक साथ चलेंगे तो एक सेकंड में क्या हो जाएगी? लाइट आ जाएगी। मिला सवाल का जवाब? चलो आगे। तो हमारे पास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक तो ये वाला फॉर्मूला है, और एक ये वाला फॉर्मूला है। ये अपन वेग हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। चलें आगे। कोई डाउट? फिर अपवन वेग के बाद में मैंने क्या बोला था? अपवन वेग के बाद में बोला था कि अपवहन वेग वी डी व विभव का रिलेशन करा दिया था। करा दिया था। हाँ, लास्ट में जाते जाते मैंने बोला था टाइम खराब नहीं होगा अपना। दो, चलो फिर भी दोबारा बता देता हूँ। तो क्या किया था हमने? देखा था अपॉन वेग क्या होता है सर? वी डी इक्वल्स टू ई, कैपिटल ई अपॉन एम, और टो होता है ना। लेकिन हमें पता है सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग v की वैल्यू होती है ई डॉट डी आर, या फिर v इक्वल्स टू ई डॉट एल मान लो लंबाई। जहाँ पहले दूसरे चैप्टर में r को क्या माना गया? दूरिया। क्या मानी गई? r क्या है मेरी? दूरी है। मानी गई दूरिया। तो मैं यहां से देखो e की वैल्यू निकालने जाऊं तो क्या मिलेगा? v अपॉन एल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा।
क्या मैं ई की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं? जब मैंने ई की इक्वेशन में पुट की तो वी डी इक्वल्स टू आया ई अपॉन एम, और इस ई की जगह है वी एल और टो। हमें पता है क्या कि ई एम एल और टो अगर सबको नियत मान लूं तो मेरे पास में सबको नियत मान लूं तो मेरे पास में क्या आएगा कि वी डी इक्वल्स टू वी आया कि नहीं आया? तो क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट निकला कि सर वी डी है ना समानुपाती होता है विभव के। हाँ सही है, एक रिलेशन निकाली अभी, वी डी समानुपाती होता है ई के। एक रिलेशन निकाली है वी डी समानुपाती होता है टो के। कब? जब उसका ई एम और एल सब क्या है? नियत है। याद रख लोगे? अब इस पे आगे अब सवाल करेंगे, ठीक? कोई डाउट यहाँ तक? अब हमने रियल में ये जो टॉपिक किया, अपन वे का टॉपिक किया, तो मैंने कल क्या बोला था? संबंध है, किस किस के बीच का संबंध है? वीडी का ई के साथ में संबंध है, और ये वाला जो अभी करवाया ये किसके साथ? विभव के साथ संबंध है कि नहीं है? हो गया था ना यहाँ तक? अब हम लोगों के पास एक टॉपिक है, वो है धारा व वीडी के मध्य संबंध। ठीक है, वीडी और धारा के मध्य संबंध तेरे भी है ये क्लास में। हम लोगों को, मैं थ्योरी ज्यादा वैसे नहीं बता रहा हूँ, हम लोग क्या जानते हैं? किसी धारावाही चालक तार है, ये कोई धारावाही चालक तार है। ये धारावाही चालक तार में क्या किया था हमने? विभव लगा दिया। विभव लगा दिया तो क्या लगा दिया यहाँ पे? बैटरी लगा दी। बैटरी के कारण इसमें क्या चलेगी? बाहर से आवेश चलेगा और अंदर से क्या चलेंगे? इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? चल रहे हैं। तो मेरे को यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या बना? आई बना कि नहीं बना? आई जाएगा तो यहाँ पे प्लस का विभव और यहाँ पे माइनस का विभव होगा कि नहीं होगा? अंदर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा इस तरफ। हमें पता है इस तरफ विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश की दिशा भी इस तरफ, और आवेश का फॉर्मूला आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। तो जैसा धारा चल रही है इसी तरफ चलेगी, और इनके उल्टे क्या चलेंगे? इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है ये सब चीजें? यही होगा ना? कल कर दिया था। इसी बात को बेसिक मानते हुए मैं बोलूं कि जब धारावाही चालक तार के अंदर विभव लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न धारा का फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना? मैं ये ले रहा हूं कि अगर मैं क्यू को, है ना, क्यू आवेश पूरे तार में, किसमें? पूरे तार में। पूरे तार का मतलब है संपूर्ण आयतन में। संपूर्ण आयतन का मतलब क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। संपूर्ण आयतन में, तो संपूर्ण आयतन के अंदर कितना होगा मेरे पास में? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है मेरे पास में? तार का ए। लंबाई कितनी है मेरे पास में? एल है कि नहीं है? तो संपूर्ण आयतन में कुल आवेश का मान, कुल आवेश, क्या Q इक्वल टू तुमने एन ई लिखा था क्या? Q का मतलब क्या होता है? एन ई होता है ना? इधर तुम लोग इधर ध्यान दो। तो Q का मतलब क्या होता है? एन ई। लेकिन Q कहां पे? संपूर्ण आयतन में। किसमें? संपूर्ण आयतन में। तो मैं इसको संपूर्ण आयतन के अकॉर्डिंग एन वी और ई लगा दूं। आयतन का क्या लिख दिया मैंने? वी। ढंग से समझना इसे। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। या फिर मैं ये बोल दूं कि क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? एन ई ए एल। बोलो, ये भी लगाऊं? दोनों ही बोलो। आयतन का मतलब यही होता है ना? तो अगर मैं ये लिखूं तो संपूर्ण आयतन के लिए मेरे पास आवेश का फॉर्मूला ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सुनो, मुझे Q का मान तो मिल गया संपूर्ण आयतन के लिए। इसे समीकरण नंबर क्या लिख दूं मैं? 2 लिख दूं। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यदि मैं T का मान निकालने जाऊं, क्या निकालना है मुझे? T का मान। और T का मान तुम्हें पता है, सरल रेखा में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? कि दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता?
और अगर मुझे समय चाहिए हो तो क्या लिखूं मैं, t इक्वल्स टू, दूरी तो है मेरी l, और वेग कौन सा है मेरा, vd है कि नहीं है, समीकरण नंबर 2, सॉरी 3 हो गई कि नहीं हो गई। ढंग से देखो, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी है, यही है। अब क्यू कहाँ चाहिए, मुझे संपूर्ण आयतन में चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि मुझे धारा चाहिए, तो धारा क्या संपूर्ण चालक तार में चल रही है, चल रही है ना, संपूर्ण आयतन में ही तो चल रही है, चल रही है ना, अंदर अंदर का आयतन ही तो होता है। तो चल रही है, तो मैंने आयतन के लिए आवेश निकाल दिया। वेग निकालना है, वेग सॉरी समय निकालना है, समय के लिए वेग से वेग का फॉर्मूला ये लिख दिया। क्या समीकरण 2 व 3 का मान उठा के समीकरण किस में रख दूं, एक में रखूं, 2 3 का मान, इसे समीकरण नंबर कितनी 3 कह देंगे, 3 का मान समीकरण 1 में रख दूं, रखूं तो क्या आंसर आएगा, देखो इस तरफ देखना। आंसर आया आई, क्यू का मान कितना, एन ई ए और एल, आया कि नहीं आया। और इसका फॉर्मूला क्या आया, एल अपॉन वी डी, आया कि नहीं आया। ये वी डी कहाँ गया ऊपर, और एल से एल कट गया, आई का फॉर्मूला आ गया एन ई ए वी डी, आया कि नहीं आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल है हमारे, है। तो सही ढंग से देखो, क्या ये लिखा हुआ है कि सर आई समानुपाती है वी डी, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स रहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सब क्या है मेरे, नियत है। तो क्या आई समानुपाती वीडी के हो जाएगा क्या, हाँ या ना। अब ओम का नियम याद है, मैंने बोला था वी समानुपाती आई सही है कि आई समानुपाती वी सही है, दो चीजें बोली थी। ये परिपथ का नियम है, और ये धारावाही चालक तार के सिरों पे है। तो देखो परिपथ में धारा किसके कारण भाई, अपवन वेग के कारण आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो अब मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल होंगे। ये डेरिवेशन है काम की, ये बोर्ड में आ सकती है 1.5 नंबर की आराम से। और देखो 2 स्टेप करनी है, पहली स्टेप ये लिखना है, दूसरी स्टेप संपूर्ण आयतन के लिए ये लिखनी है, तीसरी स्टेप ये वाला लिखना है। लिखा, उठा के पुट किया और आंसर आ गया, बस। आई इक्वल टू एन ई वी डी। अब तुम्हारे जितने भी सवाल है ज्यादातर इसी पे बेसिस है। चलो आगे, मैं दो रिलेशन और करवा के फिर न्यूमेरिकल कराता हूँ। चलो आगे, तो यहाँ तक ये आ गया, एक ये रिलेशन आ गया, एक ये रिलेशन आ गया, और एक ये रिलेशन आ गया, 4 रिलेशन हो गए। चारों क्या है, समानुपाती है, समानुपाती है तो सरल रेखा में बनेंगे ही बनेंगे। चलो आगे, चले अगला क्या है, अगला रिलेशन है जे, याद है क्या है, धारा घनत्व, क्या है, धारा घनत्व, धारा घनत्व यानी जे व वीडी का संबंध, धारा घनत्व और वीडी के बीच का संबंध ये देखना है अपने को, देखना है। देखो हम लोग जानते हैं कि सर धारा घनत्व J इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, बताओ फॉर्मूला, I अपॉन ए, फॉर्मूला है I अपॉन ए, है। हम लोगों ने धारा अभी की अभी निकाली है, अभी जस्ट पीछे ही निकाला, क्या निकाला था कि सर I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी था कि नहीं था, था। रख दो इसको, ये कंपटीशन के अंदर है, बोर्ड में नहीं है ना। तो J इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी, एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए गया, क्या आया, J इक्वल्स टू एन ई वी डी। फिर से वही बात कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे है, नियत है कि नहीं है नियत, नियत है तो J इक्वल्स टू क्या आया, वी डी के, आया कि नहीं आया। इससे पहले वाला रिजल्ट लिख रहा हूँ, वो उस वाले पेज में था, तो क्या था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी था कि नहीं था। और वीडी खुद किस पे डिपेंड कर रहा था, ई पे कर रहा था ना, और वीडी एक और डिपेंड कर रहा था किस पे, वी पे। देखो रिजल्ट लिख रखे हैं ये सब चीजें, वीडी डिपेंड कर रहा है ई पे, याद है ना फॉर्मूला, ई कैपिटल ई, सॉरी ई ई अपॉन एम टो, और v का फॉर्मूला क्या था, ई वी अपॉन एम एल टो, याद है ना।
तो ये VD का ये भी VD का। तो देखो VD E पे कर रहा है, हाँ कर रहा है, VD किस पे कर रहा है, V पे कर रहा है, हाँ कर रहा है, लेकिन खुद I किस पे डिपेंड कर रहा है, और अब VD पे कौन डिपेंड कर रहा है, J भी डिपेंड कर रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि J ऑल्सो डिपेंड ऑन VD, यानी VD J पे कर J VD पे कर रहा है, VD E पे और V पे कर रहा है ना। मैंने कल कहा था ना, प्रॉब्लम अब शुरू होगी, क्योंकि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तुम्हें दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी उल्टा कुछ हो गया ना, दिक्कत हो जाएगी। चलो यहाँ तक हुआ। अब हमारे पास में एक और रिलेशन दे रखा है, धारा घनत्व का VD के साथ में रिलेशन दे रखा है, और फिर एक और रिलेशन दे रखा है हमारे पास में धारा VD का, ठीक है। J का E के साथ रिलेशन दे रखा है। अब ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज, इसको ऐसे ध्यान रखना, अभी ओम्स लॉ नहीं करवाया मैंने, ओम का नियम नहीं करवाया, ठीक है। ये ओम के नियम का माइक्रोस्कोपिक रूप है, माइक्रोस्कोपी मतलब सूक्ष्म रूप। अगर तुम्हें ओम का नियम लिखना है तो तुम लोग 10th क्लास के अकॉर्डिंग जानते हो, R इक्वल्स टू V अपॉन I को भी ओम्स लॉ कहते हैं, V डायरेक्टली I को भी ओम्स लॉ कहते हैं ना। पर रियल में रिजल्ट को दुनिया ओम्स लॉ कहती है, तो ये क्या है, R इक्वल्स टू V अपॉन I है ना। पर ये बड़ा वाला रूप है और माइक्रोस्कोपिक छोटा वाला रूप है, जिसको हम लोग अब लिखने वाले हैं, यानी J धारा घनत्व व विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध है। समझ में आया। देखो विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध एक और पीछे भी दे रखा है, किसका, VD और E के बीच का संबंध है। और अब ये किस 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 के बीच में है, धारा घनत्व यानी J और VD के बीच का संबंध है। ठीक है। करें, देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग अभी पुरानी ये सब करके आए, J इक्वल्स टू I वाला फॉर्मूला और ये सारे फॉर्मूले कर रखे हैं। तो अभी इस फॉर्मूले को मैं अगर बेसिक मानूं तो मैं यहाँ उतार लूँ, ये वाला फॉर्मूला यहाँ उतारा, देखो। तो J इक्वल्स टू हम लोग कर चुके हैं NEVD, कोई दिक्कत है, और VD मुझे पता है क्या होता है कि नहीं होता, बस उतार दूँ। उतार के क्या लिखा, NE.E अपॉन M और टो। ढंग से देखो क्या लिख दिया मैंने लिख दिया NE² लिख दिया ना। बचा क्या मेरे पास में, नीचे M टो, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए रख दूं तो मैंने तो E लिख दिया, और E को बराबर किसके साथ लिख दिया, J के साथ। बोलो क्या किया, यही वाला फॉर्मूला उठा के यहाँ रख दिया, इसमें VD की वैल्यू वो वाली उठा के रख दी, उठा के रखा, ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आगे थोड़ी देर बाद में पढ़ोगे तुम लोग, इस वाले फॉर्मूले को मैं बता रहा हूँ, तो आगे जाके पढ़ोगे, जो मेरे पास NA² अपॉन M टो आया, इसको चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानूं तो ये क्या लिखा हुआ है, J इक्वल्स टू सिग्मा और E लिखा हुआ है क्या, नहीं है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ J समानुपाती E, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन्स मास सब नियत है, अपन वेग सब नियत है कि नहीं है, बोलो सब नियत है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ J विद्युत क्षेत्र पे भी निर्भर करता है, अरे हाँ करेगा, जब J VD पे निर्भर करेगा तो क्या ये E पे भी निर्भर करेगा, करेगा, और करेगा, तो ये सारे रिलेशन एक साथ आ गए। और अब परेशानी क्रिएट हो जाएगी, तुम्हें तरीके से याद करना है कौन किस पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो डेरिवेशन की हमने E की VD के साथ V किया, फिर ये आया, फिर इससे संबंध इसका निकाला,
फिर इससे संबंध इसका निकाला, फिर इसका संबंध ई और वी के साथ में वापस निकाल दिया। हाँ है ना? तो यानी शुरुआत जिससे करी थी ना, वो पहला, और जो लास्ट वाला है वो बिना कहे इनसे इनसे होता हुआ या बाईपास कर दूं तो ये इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं है कि नहीं है? मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा रिलेशन डायरेक्ट प्रिंसिपल से भी तो है, पर वो मेरे थ्रू होते हुए मैं किसी और को बोलूँ तो वहां जाए। कभी जरूरत पड़ जाए तो तुम डायरेक्ट उससे भी तो बात कर सकते हो। तो ये रिलेशन ऐसे शो कर रहा है, ई का पहले वीडी बीच में आ रहा है, वीडी के बाद में करंट बीच में आ रहा है, करंट के बाद में जे आ रहा है। तो क्यों भाई, मुझे कभी काम पड़ गया ऐसा डायरेक्ट ई से बात करनी है तो कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, रिलेशन तो है ना। पर दूर का हो, पर है तो सही रिलेशन हुआ। इसे बोलते हैं ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। किसका नियम? ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलते हैं। ये तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? ये आरबीएससी में भी है ये वाला टॉपिक, ठीक है? मैं आरबी लिखता हूँ इसको, ये आरबी के अंदर है, ये सब कंपटीशन के अंदर है, ठीक है? कोई डाउट बताओ, चलें आगे। अब मैं जो जो चीज़ें हमने कर ली उनको एक जगह लिख रहा हूँ, अब मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, ठीक है? बोलो। देखो यही सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। तो हमने क्या क्या लिखा? हमने लिखा V समानुपाती वी डी इक्वस टू ई आर अपॉन एम, इलेक्ट्रिकल फील्ड टो है, यही समानुपाती के किसके हो जाएगा? V के। आई का सबसे बड़ा फॉर्मूला आई इक्वस टू एन ई ए वी डी, ये कर लिया था हमने, कर लिया था। देखो ये यहाँ हो गया था, हमने इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख लिया। अगर मैं यहाँ पे केस डालना चाहूँ इस जगह, माना यदि यदि आई क्या हो? नियत हो। आई क्या है? नियत है। तो मैं ये लिख सकता हूँ ए और वी डी भी कैसा है? नियत है ना? बोलो, है? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी डी इक्वस टू नियत अपॉन ए? तो याद रखना कि वी डी इक्वस टू 1 अपॉन ए होता है, याद रख लोगे? अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर। वी डी किसके नहीं होता है? अनुप्रस्थ काट के। ये सवाल ऐसे बताते हैं बताने वाले, यदि किसी चालक तार, यहाँ जगह नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, यदि किसी चालक तार में धारा का मान नियत हो और चालक तार भी दो ले लूं, तो एक में क्या लिखूंगा? एन ई ए वी डी, तो मैं एन ई को कॉमन ले लूं तो क्या लिखूं? ए वन वी डी वन बराबर ए टू वी डी टू लिखूं कि नहीं लिखूं? और ढंग से देखो, अगर मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता सर, ए वन अपॉन ए टू इक्वस टू वी डी टू अपॉन वी डी वन? हाँ के ना? क्या ये और ये सही है ना? धारा नियत होनी चाहिए, ध्यान रखना। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या एनी का मान क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है। कराऊं सवाल? करें? यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना, वैसे नोट्स में दिए लिख के, कि जो वीडी का मान है, मैं अलग से बता रहा हूँ, इस पे सवाल है और आया है, बोर्ड में आया है, सीबीएसई में आया है और आरबीएसई नीट जेई सब में आया है, बहुत बार आया, अलग अलग तरीके से पूछा है। याद रखना वीडी का मान, वीडी का मान, ठीक है? जो तार होता है ना, तार है ना, उसके देखा जाए ना तो एक तरीके से व्यास होता है ना, तार का व्यास, है ना, ये तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है? उसके व्यास पे निर्भर नहीं करता एक तरीके से। जैसे मैं एक सवाल करा रहा हूँ पहले, है ना, देखो एक सवाल है, कहाँ गया? हाँ, मैं शीट दूसरी ले रहा हूँ। सवाल ये है कि डी व्यास और एल लंबाई के एक तांबे का तार, एक तांबे का तार है जिसकी लंबाई कितनी ए है और उसका व्यास, व्यास तो जानते हो ना, यानी ये,
और एक चीज तुम्हें याद हो, 2 दिन पहले मैंने क्या कहा था, अनुप्रस्थ काट को मोटाई नहीं बोलते। अनुप्रस्थ काट मोटाई, मोटाई का मतलब होता है इसका अनुप्रस्थ काट पतला है, लेकिन मोटाई हमेशा बराबर होनी चाहिए ना, पतला छोटा नहीं होना चाहिए। तो अनुप्रस्थ काट मोटाई नहीं है और मोटाई व्यास नहीं है, है ना। मोटाई क्या है, व्यास। तो अनुप्रस्थ काट व्यास नहीं हो सकता, दिमाग में बिठा लेना। तो सवाल ये है कि डी व्यास व एल लंबाई के एक तांबे के तार के सिरों पर विभवांतर वी लगाया गया। इस तरीके से विभवांतर कितना लगाया गया, मैंने वी लगाया, प्लस माइनस वी विभवांतर लगाया गया। केवल डी को 2 गुना कर दूं, केवल व्यास को 2 गुना कर दूं, ठीक है। व्यास को लिख रखा है डायामीटर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए मैंने डी करा। अब क्या कह रहा है, लगा दिया और व्यास को मैंने कर दिया 2D कर दिया। तो बताओ VD का क्या होगा। तो नया वाला VD क्या होगा, कुछ ही चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे 2005 के अंदर नीट में। 2005 में नीट में ये क्वेश्चन आया कि व्यास दुगना करने पर अपवन वेग का क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। तो लिख लेना, नोट कर लेना, उसमें शायद मैंने लिख रखा है, ढूंढ लेना, नहीं है तो लिख लो ये लाइन कि व्यास कभी भी अपवन वेग पे निर्भर नहीं करता, या अपवन वेग कभी व्यास पर निर्भर नहीं करता। समझ में आया बात। चलें आगे, एक और सवाल दे रहा हूं। सवाल ये है, इस तरीके से एक धारावाही चालक तार है और इसमें से कौन जा रही है, धारा जा रही है। एक धारावाही चालक तार है जिसमें से क्या करिए, धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके अनुप्रस्थ काट का मान क्या है, अलग अलग है। इसका मान A1 है और इसका मान क्या है, A2 है। तो अलग अलग अनुप्रस्थ काट के में धारा एक समान रूप से स्थायी रूप से जा रही है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है वो हमेशा नियत रहेगा। कहाँ सही है, VD सही है। अपवहन वेग हमेशा नियत रहेगा क्या, अरे अब भी लिखा अपवहन वेग यार, VD समानुपाती 1/D लिखा गया, A लिखा है ना अभी जस्ट, ये लिखा। तो फिर ये बात सच कैसे, सच है कि ये बात गलत है ना। दो जब गया यार इसके, और हाँ यार प्लस जब गया। और यार कहाँ चले गए आगे। कोई बात नहीं। तो ये क्या नियत रहेगा, नहीं रहेगा। नियत होगा क्या, गलत है ये बात। अरे हमें को पता है क्या, VD समानुपाती 1/A होता है, कैसे सही हो सकता है, ये बात गलत है। फिर दूसरी बात कह रहा है कि A से B की ओर जाने पर अपवन वेग बढ़ेगा। ये सिरा A है और ये सिरा B है, क्या A से B की ओर जाने पे अपवन वेग बढ़ेगा क्या, अरे कम होगा ये लाइन, ये बात भी गलत है। तीसरी लाइन उल्टी बोल रखी है कि B से A की तरफ जाने पे अपवन वेग बढ़ेगा क्या, हाँ बढ़ेगा, ये बात सच है इसकी, हो सकता है। और चौथी बात कह रहा है कि जो अपवन वेग है वो बदल रहेगा बार बार में, बार बार में परिवर्तित होगा, नहीं होगा, होगा क्या। हाँ। चलो आगे कर सकते हैं। तो ये किस पे कराया मैंने, अपवन वेग पे सवाल करवाए। अब मैं जो करवा रहा हूँ वो सवाल है, इसे आगे लेता हूँ, है ना। एक अगला सवाल है और वो क्या कहता है कि एक वर्ताकार तार में से प्रवाहित धारा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उसका वेग कितना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना है, VD से गति कर रहा है। किससे गति कर रहे हैं, VD से गति कर रहे हैं। यदि समान धारा दुगनी त्रिज्या वाले तार में से प्रवाहित की जाए तो नया अपवन वेग कितना होगा। हाँ दुगनी त्रिज्या। सवाल ये है, एक वर्ताकार तार में प्रवाहित धारा
मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित धारा यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ उसका वेग कितना है, v है या vd है, अपन वेग है। यदि समान धारा, वही धारा जो पहले वाले तार में बह रही थी, वही धारा अब दूसरे वाले तार में से बह रही है। समान धारा दुगनी त्रिज्या वाले, दुगनी त्रिज्या यानी इससे बड़ी त्रिज्या वाला, ये पहला वाला मान लूं तो ये इससे बड़ा मान लिया, दुगनी त्रिज्या वाला। इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 2r वाले से प्रवाहित की जाए तो नया, नया मतलब इसका अपवन वेग कितना होगा। आपस में क्या होते हैं, व्यास नहीं, व्यास पे तो निर्भर नहीं करती, लेकिन ए अनुप्रस्थ काट पे निर्भर करती है। तो क्या सवाल ये होता कि सर वी डी समानुपाती 1/a होता है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं कि सन इक्वल टू 1/πr² होता है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया वी डी समानुपाती 1/r²। हो गया। इस बात को सच मानते हुए मैं कह दूं कि वी डी 1 समानुपाती 1/r1, और अब नया वाला अपवन वेग v2 इस समानुपाती 1/r2, और r2 की जगह क्या लिख रखा है 2r लिख रखा है ना। तो ये समीकरण कौन सी 2। अब ध्यान रखना, हमेशा जिसको पूछा जाए v2 को पूछा उसको ऊपर और पहली वाली समीकरण को नीचे, तो मैं क्या लिखूं vd2 डिवाइडेड बाई vd1 इक्वस टू क्या लिखूं vd2 की वैल्यू कितनी है 1/2r, हाँ πr², सॉरी, का स्क्वायर। इसके लिए ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, समझे ना। तो ये तो पहले से नीचे मैं ऐसे लिख दूं कि ये वाली चीज को ऊपर और ये वाली चीज को नीचे, तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना हो गया r² अपॉन 4r², r² से r² गया। तो मैंने लिखा vd2 इक्वल्स टू vd1 डिवाइडेड बाय 4। होगा कि नहीं होगा। तो नया वाला अपवन वेग पहले वाले के अपवन वेग का 1/4, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था v/4 लिखा हुआ था, एक ऑप्शन है मेरे पास v/2, एक ऑप्शन है v और एक ऑप्शन है 0। कौन सा होगा v/4 होगा कि नहीं होगा। चलो आगे, कोई डाउट। चलो एक सवाल मैं दे रहा हूं, तुम करना इसे। ठीक है, सवाल यह है, ये दे रहा है दो समान पदार्थ के तार A व B है। दो समान पदार्थ के तार कौन से हैं, एक तार का नाम तो दे रखा है A और एक तार का नाम दे रखा है B, ठीक है। जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात, इसकी त्रिज्या को मैंने r1 कहा, इसकी त्रिज्या को मैंने r2 कहा, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात वो दे रखा है मेरे पास 1/2। त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 1/2, तथा इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा, इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा है I1, इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा है I2। प्रवाहित होने वाली धारा I1 व I2 का अनुपात दे रखा है 4/1, ठीक है। तो A व B में इलेक्ट्रॉनों का वेग यानी VDA और VDB का अनुपात क्या होगा, यानी अनुपात निकालना है VDA अपॉन VDB का अनुपात निकालना है। हिंट के लिए फॉर्मूला बता दूं या कर लोगे। फॉर्मूला है हमारे पास I इक्वल्स टू NeAVD, तो ये काम में आएगा, A मतलब πr², समझ गए। तो I बराबर I दे रखा है तुम्हें πr² VD निकाल, तो तुम्हें अगर VD निकालना हो तो I अपॉन नीचे ले जाऊं, और अगर पाई को हटा दें थोड़ी देर के लिए तो ये फॉर्मूला लगेगा सीधा सीधा।
अब तुम्हें पहले वी ए का मान निकालना पड़ेगा आई अपॉन आर के साथ में, और इसके साथ निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा इसका। 16:1 आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, हो जाएगा। तुम लोगों ने किया? देखो आया आंसर 16, नहीं आया? देख, ये तो समझ में आ गया ना। इसको उठा के इसमें रख दूं, यानी ये कौन सा ए मतलब 1 वाला, तो मैं ऐसे लिखूं कि ये है I1/R1 का स्क्वायर, नीचे वाले के लिए 2 मान लूं, तो क्या लिखूं, I2/R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा होता है कि नहीं होता? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो I1/I2, और ये ऊपर जाके क्या हो गया, R2/R1 का होल स्क्वायर। इसका मान तो हमें दे रखा है, देखो कितना, 4/1 मल्टीप्लाई बाय, इसका मान देखो ये दे रखा है 1/2, ऊपर उल्टा करना है क्योंकि 2 ऊपर है, तो ये 2/1 का स्क्वायर हो गया आंसर। 2 दूने 4, 4×4 = 16:1 आंसर आ गया ना। सारा खेल फॉर्मूले का है बस, कोई बात नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, एक और दो सवाल इसी का जैसा ही बिल्कुल। ये कह रहा है कि एक धारावाही चालक तार है, ये जितने भी सवाल करा रहा हूँ सब कंपटीशन में आए हुए हैं। ठीक, एक धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई L है, जिसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है, R है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का मान I है। लिखा। इसी धातु के एक अन्य तार, सेम धातु है, का दूसरा तार ले रखा है जिसकी त्रिज्या, ठीक है, R/2 है, जिसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास में, R/2 है, से कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितनी धारा प्रवाहित होगी यदि उसका अपवहन वेग पहले वाले अपवहन वेग का दुगना हो जाए। सवाल ढंग से समझ लो। एक R त्रिज्या का मेरे पास में क्या दे रखा है, तार दे रखा है जिसमें प्रवाहित धारा का मान I है, और उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो वेग दे रखा है, यानी अपवन वेग दे रखा है, वो कितना है, VD है, सिर्फ नाम दे रखा है। और इसी धातु के एक अन्य तार जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, R/2 दे रखी है, त्रिज्या अब आधी कर दी, तार पतला होगा शायद, तो कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि इलेक्ट्रॉनों का वेग 2v हो जाए। और मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इस धारा का मान दे रखा है 2I होगा, या I होगा, या I/2 होगा, और या फिर I/4 होगा। ऑप्शन 4 है तुम्हारे पास में। सवाल ढंग से समझ लो, ऐसा ही है, इसी के अंदर वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला ले दे के एक ही फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। पहला एक तार है जिसमें प्रवाहित धारा I है, लंबाई उसकी L है, त्रिज्या उसकी R है, अनुप्रस्थ काट I2 का मान पूछा है, और I2 का मान I1 के साथ आएगा। कौन सा, ये वाला आंसर आ रहा तेरा, है ना? देखते हैं, अभी रुक जा। हाँ, निकाला? जरूरी नहीं इसका सही है या गलत है, तुम्हारा अपने आप से निकालना। अरे बहुत आसान है ये। I2 = NEA और VD, यही तो है फॉर्मूला। N और E बदले तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I2 = A को क्या लिखूँ, पाई R
स्क्वायर डॉट वी डी। और आर का मान बदला है ना, तो आर का मान बदला है तो क्या पाई को हटा दूँ तो क्या कर दूँ, आर बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये टू वी है कि नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4 इंटू टू वी, इससे ये कट गया। तो आंसर में क्या आया, नई वाली I2 का मान क्या आया, I/2 आया कि नहीं आया, v के नीचे है कि नहीं है ये पूरा मान I का ही तो निकाल रहे हैं, बटे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। आ गया, बोलो, चलें आगे। एक सवाल दे रहा हूँ घर के लिए, सोच के जवाब देना, थोड़ा सा अटपटा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। सवाल ये है, हो जाएगा, बहुत आसान है, बस देखने में थोड़ा अजीब है। तुम्हें बस एक नियम याद रखना है 10th क्लास का, कि सदैव उच्च से निम्न की ओर, ये वाला बात याद है। एक विसर्जन नलिका के अंदर, एक विसर्जन नलिका, ट्यूब्स होती है, विसर्जन ट्यूब्स, ठीक है, एक विसर्जन नलिका में, तुम्हें कैथोड एनोड का तो पता ही ना, बता रखे ना, चलो, कैथोड माइनस का होता है प्लस का होता है, और एनोड प्लस, ठीक है, चलो। तो एक नियोन विसर्जन नलिका में 2.9 इंटू 10 की घात 18 Ne प्लस आयन, आयन प्रति सेकंड दाईं तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और ये चल रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, प्रति सेकंड में इस तरफ चल रहे हैं, दाईं ओर चल रहे हैं, कोई ट्यूब है, ठीक है, और 1.2 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन इस तरफ से चल रहे हैं, ठीक है, तो E नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव तरफ जाएगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोलो। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, धारा बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। सवाल में ये पूछा कुल धारा का मान कितना होगा, कुल धारा कितनी होगी और वो किस ओर होगी, बहुत सरल आंसर है, 1 सेकंड में हो जाए, ये वैसे 10th लेवल का सवाल है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आयंस इस तरफ जा रहे हैं, ये वाले आयंस इस तरफ जा रहे हैं, तो कुल धारा का मान पूछा है कितना होगा, और कुल धारा का बीज गणितीय योग होता है, कोई सदिश योग तो होता नहीं है, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 तो होगा ही होगा, और तुमने तो पूरा ही बता दिया और किस और होगा, हाँ, इस और होगा, सही है, होगा ना, हाँ, ट्रिकी क्वेश्चन है ये तुम्हें लग रहा है अभी, अगर मैं ये सवाल देके छोड़ देता, फिर मैंने क्या बोल दिया, एक तो कुल धारा का बीजगणितीय योग होता है, योग होता है तो ये होता है, होगा तो मतलब जुड़ेगी ना, जुड़ेगी, और तुम्हें पता है मैंने एक चीज बोला उच्च से निम्न की ओर, तो हमेशा ज्यादा से कम क्यों, ज्यादा कौन है, 2.9 है ना, फिर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ है तो धारा इस तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, उल्टी दिशा में, आंसर हो गया, इस तरफ जाएगी। ये LHS है और ये RHS है, तो बाईं ओर जाएगी कि नहीं जाएगी, अरे बेटा इनमें से ये ज़्यादा है और ये कम है, वैल्यू देख, इसकी वैल्यू में फ़र्क है कि नहीं है, तो ज़्यादा वाले उधर चल जाएंगे, इधर वाले ये इसको काटता हुआ आगे चल जाएगा, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया तो धारा इस तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, चलें आगे, चलो कर दो साफ, हो गया क्या, और इतने थोड़ी हुए थे यार, चलें आगे। अब इसके बाद का जो टॉपिक है हमारे पास में, ओम का नियम, एक और लाइन लिख लो, शायद मैंने लिख रखी है लास्ट के अंदर पेजेस के अंदर, क्या कल मैंने पूछा था
कि कोई भी अगर चालक है तो उसके बाहर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, हाँ या ना, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0। जबकि धारावाही चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, हाँ होगा, लेकिन बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। बाहर केवल आवेश होगा, क्या होगा, आवेश भी बहता हुआ जाएगा, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र तो केवल अंदर होगा, धारावाही चालक तार में अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, हाँ होगा, बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। लेकिन चालक, और वो भी आवेशित हो, क्या हो, आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है और बाहर की तरफ होता है। ये बात में कंफ्यूज मत होना, कारण मैंने बता ही दिया था कल। दूसरी बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक सीधी सरल रेखा में गति करेगा। जब भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और जब विद्युत क्षेत्र होगा तो वो वक्राकार या फिर परवलय गति करेगा, ऐसी गति। याद है 2 दिन पहले बताया था, विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये परवलय गति करेगा। याद रख लोगे ये बात, लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे। अब आता है अपना ओम का नियम। सबने पढ़ रखा है बहुत आराम से, सबको आता है, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके ऊपर। और वो ये है कि माना एक L लंबाई का चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, जिसकी त्रिज्या R है कि नहीं है। जब इस पे मैंने क्या लगाया, विभवांतर लगाया, विभवांतर लगाने पर मैंने क्या लगाया, V लगाया तो यहाँ I चली। लेकिन ओम का नियम परिपथ का नियम है, जब भी चालक तार के लिए लेते हैं तब क्या करते हैं, I समानुपाती V होता है। और जब चालक तार के सिरों पर बात करते हैं तो तब उस समय फॉर्मूला V समानुपाती I आ जाता है, क्योंकि यहाँ चालक तार में पहले क्या आई, I, और I के बाद में अंदर विभव या चालक तार के 2 सिरों पर विभव नापा जाता है। तो जब भी चालक तार के 2 सिरों की बात करूं तब V समानुपाती I है, और चालक तार के परिपथ की बात करूं तो I समानुपाती V है। इसे ओम का परिपथ का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपथ का नियम कहते हैं। और इसे सिरों पर, किस पे, सिरों पर विभवांतर का नियम कहते हैं। विभवांतर मतलब विभव के अंतर का नियम कहते हैं। कोई डाउट, चले। तो वही है कि सभी किसी चालक तार की सभी भौतिक अवस्थाएं क्या, लंबाई है, अनुप्रस्थ काट है, त्रिज्या है, और ताप है, दाब है। तो शॉर्ट में बोलते हैं सभी भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आदि को स्थिर रखकर जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न विभवांतर सदैव धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। इस सिरों पर बोले तो ये नियम है, और इसके लिए बोले तो ये नियम है। अच्छी बात है हमारे ये है ना। परिपथ का नियम नहीं है, परिपथ के नियम फेल है। परिपथ का नियम 10th क्लास में बता दिया जाता है कि थोड़े से देर बाद में परिपथ का नियम फेल हो जाता है, ठीक है। तो वो ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। तो उस समय क्या लिखा, V समानुपाती क्या लिखा, I लिखा। V इक्वल्स टू क्या आता है, नियतांक आता है R, और R का नियम क्या है, V अपॉन I। यानी सही सही में ओम का नियम ये कहता है कि विभव और धारा किसी चालक तार पे हमेशा अनुपातिक रूप में होती है, और जब वो अनुपातिक रूप में होती है तो जो नियतांक बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध, हाँ या ना। जॉर्ज साइरस ने, ओम्स ने इसको ढूंढा था तो उसके नाम पे इसको किसका नियम बोलते हैं, ओम का नियम। किसका नियम, ओम का, या ओम्स लॉ बोलते हैं इसे, हाँ या ना। चलो आगे। तो हम लोग अब ओम के नियम में आगे चल रहे हैं, चलें आगे। तो ओम के नियम में आ गया, तो मेरे पास में ओम का नियम क्या आया कि R इक्वल्स टू आया V अपॉन I। बताओ इसका मात्रक क्या होगा, ओम के नियम का मात्रक क्या होगा। अरे एम के एस बता चल, एम के एस मात्रक क्या होगा, V क्या है, विभव, और विभव का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और धारा का मात्रक एम्पियर। तो इसका एक मात्रक क्या आया, वोल्ट पर एम्पियर, हाँ या ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम के एस मात्रक क्या आया, वोल्ट और एम्पियर।
बताओ सीजीएस मात्रक, जैसे स्टेट कूलाम होता है ना, तो वैसे ही इसका होता है स्टेट स्टेट वोल्ट। और एम्पियर का एब एम्पियर कल बताया था, तो इसका आंसर है एब एम्पियर। हाँ या ना, हो गया यहाँ तक। चलो, इसका ऐसा ही मात्रक अब है वो, और वो क्या है, ओम। ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम है। हाँ या ना, इसका निशान तो पता ही है, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ से, इसका विमीय सूत्र बताओ, डीएफ बताओ। चलो, तुम्हें विभव का फॉर्मूला पता है, और कितनी बार लिख चुके हैं विभव का फॉर्मूला, V इक्वल्स टू ई डॉट एल, है कि नहीं है। ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। नहीं पता है इसका फॉर्मूला, तो V का फॉर्मूला F अपॉन क्यू डॉट एल होता है कि नहीं होता है। निकाल सकते हैं विमा, तो मैं इसकी विमा निकालूं, तो V की विमा पहले लिखूं F अपॉन क्यू डॉट एल अपॉन एम्पियर। एम्पियर की विमा क्या होती है, ए ही होती है। ऊपर ले जाके लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F अपॉन क्यू डॉट एल डॉट ए लिख सकता हूँ। अब बताओ ए की विमा याद है डायरेक्ट, M1 L1 M1 L1 T2 मल्टीप्लाई बाय लंबाई की L1 इसकी A अपॉन आवेश की विमा A1 T1, है कि नहीं है। ये भी 1 1 से 1, ये ऊपर ले जाना, लिख लेना, आ जाएगी। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बना लोगे ना बीमा। हाँ, इसमें लिख नहीं रखी, तुम लिख लेना आराम से, लिख लोगे क्या, है ना। बस वो वी का फॉर्मूला याद है, धारा का फॉर्मूला की तो बीमा होती है। चलो आगे, अब ओम का नियम कर रहे हैं हम लोग। ओम का नियम क्या कहता है, आर इक्वल्स टू कहता है वी अपॉन आई, और इसका मात्रक होता है ओम। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो आरबीएससी के अंदर ये टॉपिक है पूरा का पूरा, जितना पढ़ा रहा हूँ सारा है, ध्यान रख लेना। कंपटीशन में भी है, कंपटीशन थोड़ा सा और डिटेल में, न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं बस। तो यहां से अगर ओम है, तो एक ओम की परिभाषा क्या है, एक ओम की परिभाषा क्या है, जो लिखा है वही तो है। अगर इसके साथ एक जोड़ दिया तो इसके साथ भी एक, और इसके साथ भी एक होना चाहिए ना। तो क्या मैं बोलूं, किस में से जा रही है ये, धारावाही चालक तार में। तो मैं कहूं, अगर किसी धारावाही चालक तार में 1 एम्पियर का करंट देने पर, या 1 वोल्ट विभव लगाने पर धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा कि नहीं होगा। हाँ या ना। यदि किसी धारावाही चालक तार में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, और उसमें से प्रवाहित धारा का मान अगर 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। और ज्यादा डिटेल से बता दी मैंने। सिंपल क्या दे रहा है, अगर धारावाहिक चालक तार के अंदर 1 वोल्ट विभव देने पर धारा 1 एम्पियर उत्पन्न हो जाए, तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। चलें आगे, कोई डाउट। इसके बाद में 1 ओम अंतरराष्ट्रीय, 1 ओम इंटरनेशनल की परिभाषा, ठीक है। आरबीएससी में तो हटा दी, पर कंपटीशन में भी हटा दी, लेकिन नॉलेज के लिए याद रख लो। एक सिलेंडर है इस तरीके से, इस सिलेंडर में भरी हुई है Hg मरकरी पारा, और इस सिलेंडर की जो लंबाई है वो 10.38, ठीक है, सेंटीमीटर का है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 mm का है, और इसमें 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर Hg भरी हुई है भाई, कितनी, 14.48 या 45 ग्राम भरी हुई है ना। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये इतनी बड़ी हुई है, इस सिलेंडर की ऊंचाई इतनी है हमारे पास में, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है। तो इसका जो प्रतिरोध होगा इस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको 1 ओम अंतरराष्ट्रीय कहते हैं, या अंतरराष्ट्रीय ओम की परिभाषा है ये। अगर कोई
अगर कोई एक चालक तार या एक सिलेंडर जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 mm का हो, लंबाई 10.45 के या 38 के करीब की हो, तथा उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पारा भरा हुआ हो, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध 1 ओम के तुल्य होगा। बोलो, कोई डाउट होगा कि नहीं होगा? चले यहां से न्यूमेरिकल आने के कोई चांस नहीं है। इसकी परिभाषा याद रखना, ये बोर्ड पर्पस के लिए काम की है। कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल इस पे आ सकते हैं, आने वाली चीज अब आगे है। चलो आगे, कोई डाउट? या इसी में कर लेते हैं, यहाँ जगह है। देखो हमने क्या लिखा, धारावाही चालक तार के सिरों पर ये होता है कि नहीं होता, वी समानुपाती क्या है, आई। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचने जाऊं तो मुझे कैसा मिलेगा, एक सीधी सरल रेखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या सीधी सरल रेखा को हम लोगों ने पढ़ा है, इसको कहते हैं ढाल, इसको कहते हैं झुकाव। और अगर इसको कोणों के सापेक्ष, अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो तो पड़ा होगा तुम्हें ऐसे करके, ऐसे करीबी, तो इसके ऊपर एक त्रिज्या खींच के इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का गैप निकालते हैं, तो ये डेल वी होगा और ये डेल आई होगा। अगर उस केस में आर निकालूं तो डेल वी अपॉन डेल आई होगा। इस केस में, अंतर के केस में, इसको प्रवणता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवणता भी बोलते हैं। तो मैं इसे ढाल झुकाव या फिर प्रवणता भी कह सकता हूं, क्या नहीं कह सकता? यानी v और i के ग्राफ से मुझे क्या मिला, प्रवणता। ये ढाल झुकाव प्रवणता को सबको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। सबको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा से। ये रुक गया यार, इसको देखना एक बार। ढाल झुकाव प्रवणता को, काफी देर हो गई वो लाइट चालू हुई थी ना तब से ये। तो इसे ढाल झुकाव प्रवणता को क्या कहते हैं, tan थीटा। सेव करके दोबारा रिकॉर्डिंग कर ले। हाँ, चल रही रिकॉर्डिंग? अरे नहीं चल रही है, अटका हुआ है।